क्या आप तैयार हैं उस डर का सामना करने के लिए जो अंधेरे कोनों में छिपकर आपका इंतज़ार कर रहा है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने कमरे में अकेले हैं, लेकिन क्या हम सच में अकेले होते हैं? जब हवा के झोंके किसी के पास होने का एहसास दिलाएं और सन्नाटा चीखने लगे, तब समझ लीजिए कि कोई है जो आपको देख रहा है। आज हम जिन गहरी और खौफनाक परछाइयों में कदम रखने जा रहे हैं, वहाँ लॉजिक का नहीं, सिर्फ दहशत का राज है। अपने दरवाजे बंद कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो सफ़र जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। सवाल ये नहीं कि डर लगेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इस रात की दहशत से बच पाएंगे। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर, और आज हम 3 सच्ची कहानियां सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द पेल राइडर ऑफ आयरन क्रीक। यूटाह के रेगिस्तानों में खामोशी का अपना एक वजन होता है। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अगर आप जरा सा भी ध्यान दें तो आपको अपनी नसों में बहता हुआ खून सुनाई दे सकता है। मैं हमेशा मानता था कि रेगिस्तान खाली है, सिर्फ चट्टानें, रेत और सूखे पेड़, लेकिन मैं इसे लेकर पूरी तरह से गलत था। रेगिस्तान कभी खाली नहीं होते, ये सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं। मेरा नाम है कैलेब, मैं एक रैंच हैंड हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना, बाड़ ठीक करना और प्रॉपर्टी पर नजर रखना है। मुझे आयरन क्रीक रैंच पर काम मिला था, जो शहर से करीब 50 मील दूर लाल चट्टानों के बीचों बीच मौजूद था। रैंच के मालिक मिस्टर हेडसन सर्दियों के लिए फ्लोरिडा गए हुए थे और मुझे वहां अकेले रहकर जगह की देखभाल करनी थी। अकेलापन मुझे परेशान नहीं करता था, कम से कम पहले तो नहीं करता था। शुरुआत के 2 हफ्ते बहुत शांति से गुजरे। दिन में मैं बाड़ की मरम्मत करता और रात को पोर्च पर बैठकर विस्की पीता और तारों को देखता। लेकिन तीसरे हफ्ते की एक रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। मैं अस्तबल यानी स्टेबल में था, घोड़ों को रात का चारा दे रहा था। मेरे पास एक पुराना घोड़ा था, रस्टी। वो शांत स्वभाव का था, कभी बिना वजह शोर नहीं मचाता था। लेकिन उस रात रस्टी पागल हो रहा था। वो अपनी जगह पर गोल गोल घूम रहा था, अपनी हूफ्स जमीन पर पटक रहा था और उसकी आंखों में सफ़ेद हिस्सा साफ दिख रहा था, जो उसके डरने की निशानी थी। शांत हो जा रस्टी, तुझे क्या हुआ? मैंने उसकी पीठ थपथपाने की कोशिश की। रस्टी ने मुझे धक्का दिया और अस्तबल के पीछे दरवाजे की तरफ देखने लगा, जो अंधेरे रेगिस्तान की तरफ खुला था। वो हिनहिना रहा था, लेकिन ये हिनहिनाहट सामान्य नहीं थी, ये एक चीख जैसी थी। जानवर चीजों के बारे में हमेशा इंसानों से पहले जान जाते हैं। मैंने अपनी फ्लैशलाइट चलाई और बाहर अंधेरे में रोशनी मारी। वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ झाड़ियां और दूर तक फैली हुई बाड़ थी। लेकिन तभी मेरी रोशनी बाड़ के एक खंबे पर पड़ी। वहां एक कायोटी बैठा था। ये सामान्य बात थी, यहाँ कायोटीज बहुत होते हैं, लेकिन इस कायोटी में कुछ काफ़ी ज़्यादा गलत था। वो बहुत बड़ा था। एक सामान्य कायोटी कुत्ते के आकार का होता है, ये चीज़ एक बड़े भेड़िए जितनी बड़ी थी। और वो बैठा नहीं था, वो उकड़ा हुआ बैठा था, जैसे कोई इंसान बैठने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें फ्लैशलाइट की रोशनी में जानवरों की आंखें आमतौर पर हरी या पीली चमकती हैं, लेकिन उसकी आंखें लाल नहीं थी, वो नारंगी थी और वो मेरी रोशनी से हटी नहीं थी। वो सीधा मुझे घूर रहा था। भाग जाओ यहाँ से, मैं चिल्लाया और मैंने जमीन पर एक पत्थर मारकर उसे डराने की कोशिश की। वो कायोटी अपनी जगह से नहीं भागा, इसके बजाय उसने जो किया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, चारों पैरों पर नहीं, वो अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी हड्डियां कट-कट की आवाज के साथ सीधी हुई। उसका शरीर ऊपर की तरफ खींचने लगा
अब वो कायोटी नहीं था, वो एक 6 फीट लंबा बालों से ढका हुआ डिफॉर्म्ड ढांचा था। उसके आगे के पैर अब बेजान हाथों की तरह उसके सीने पर लटक रहे थे। वो इंसानी तरीके से खड़ा था, लेकिन उसका शरीर अभी भी कायोटी के जैसा था। वो मेरी तरफ देखकर अपना सिर टेढ़ा कर रहा था, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैं पीछे हटा, मेरा हाथ अस्तबाल की दीवार को टटोलने लगा। वहाँ एक पिच फोर्क रखा था। जैसे ही मैंने हथियार उठाया, वो चीज एक झटके में पीछे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। उसके दौड़ने का तरीका वो बहुत ज्यादा अजीब था। वो 2 पैरों पर दौड़ रहा था, लेकिन उसके घुटने पीछे की तरफ मुड़ रहे थे। मैं उस रात सोया नहीं। मैं अपनी विंचेस्टर राइफल अपनी गोद में रखकर पूरी रात खिड़की के पास बैठा रहा। अगले दिन मैंने सोचा कि शायद रोशनी कम थी और मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा था। रेगिस्तान में हीट हेज और परछाइयाँ अक्सर धोखा देती हैं। मैंने अपनी पिकअप ट्रक लेकर रेंज की सीमा चेक करने निकला। सूरज तेज था और डर थोड़ा कम हो गया था। दोपहर के करीब मुझे एक मरी हुई गाय मिली। वो बाड़ के पास पड़ी थी। कोई खून नहीं था, कोई काटने के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर के मारे मर गई हो। लेकिन अजीब बात ये थी, गाय की त्वचा वो काफी ज्यादा ढीली थी, जैसे उसके अंदर का मांस सिकुड़ गया हो, लेकिन उसकी त्वचा वैसे ही रही हो। मैं झुककर मुआयना कर रहा था, तभी मुझे एक गंध आई, तांबे और सड़े हुए मांस की गंध। वो गंध जो कल रात अस्तबाल में आई थी। हे कैलब, मेरे पीछे से आवाज आई। मैं उछल पड़ा और अपनी राइफल तान दी। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली रेगिस्तान। लेकिन वो आवाज वो मिस्टर हेडसन की आवाज थी। हे कैलब, बाड़ टूटी हुई है। आवाज बिल्कुल साफ थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी ठीक पीछे खड़े हों। लेकिन हेडसन 2000 मील दूर फ्लोरिडा में थे। कौन है वहां? मैं चिल्लाया। ए कैलब, बाड़ टूटी हुई है। आवाज फिर से आई। इस बार मैंने ध्यान दिया। आवाज एक चट्टान के पीछे से आ रही थी, लेकिन उसकी टोन एकदम सपाट थी, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो। एक ही वाक्य, एक ही पिच पर। सामने आओ। मैंने हवा में एक वार्निंग शॉट फायर किया। बैंग। जवाब में चट्टान के पीछे से एक हंसी आई। ये हंसी मिस्टर हेडसन की नहीं थी। ये एक हाइना और एक रोते हुए बच्चे की मिलीजुली आवाज थी, हिस्टोरिकल और पागलपन से भरी हुई। फिर सन्नाटा छा गया। मैं ट्रक में बैठा वापस रेंच हाउस की तरफ भागा। मुझे पता था कि मैं किस चीज का सामना कर रहा हूँ। मैंने पुरानी कहानियां सुनी थी। स्किन वॉकर, एक चुड़ैल या शैतान जो जानवरों का रूप ले सकते हैं, जो आवाजों को चुराते हैं। उस शाम मैंने घर को किले में बदल दिया। सारे दरवाजे लॉक किए, खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए। रात के 10 बजे बिजली चली गई। जनरेटर्स ने काम करना बंद कर दिया। रेंच हाउस के बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। मैं लिविंग रूम में बैठा था, मेरी राइफल लोडेड थी। तभी छत पर चलने की आवाज आई। थप थप थप। कदम भारी थे, लेकिन उनके पंजों की आवाज आ रही थी। वो चीज छत पर टहल रही थी। फिर वो चिमनी के पास रुक गई। कैलेब, मुझे ठंड लग रही है। कैलेब। आवाज मेरी माँ की थी। मेरी माँ जो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये चीज मेरे दिमाग के अंदर झांक रही थी। वो मेरे डर, मेरी यादों का इस्तेमाल कर रही थी। तुम असली नहीं हो, मैंने अंधेरे में चिल्लाया। कैलेब, दरवाजा खोलो बेटा। आवाज अब चिमनी के अंदर से आ रही थी। मैंने राइफल चिमनी की तरफ तान दी। अचानक छत से आवाज आना बंद हो गई। कुछ मिनटों तक भारी सन्नाटा रहा। फिर मुझे घर के पिछले दरवाजे पर कुछ महसूस हुआ। वो दरवाजा कांच का था, जिसे मैंने पर्दों से ढका हुआ था।
पर्दों के पीछे एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई बहुत लंबी थी, कम से कम 7 या 8 फीट लंबी। उसने दरवाजे के हैंडल को धीरे से घुमाया। लॉक होने की वजह से दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसने कांच पर दस्तक दी। पुलिस पुलिस हियर, ओपन अप, वी हैव रिसीव ए डिस्ट्रेस कॉल। अब आवाज़ एक पुलिस ऑफिसर की थी, काफ़ी ज़्यादा सख्त और आधिकारिक। ये कितना चालाक था, ये जानता था कि मैं मदद का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर मैं सतर्क ना होता तो शायद मैं दरवाज़ा खोल देता। बैज दिखाओ, मैंने चिल्लाया। बाहर सन्नाटा छा गया। फिर वो परछाई कांच के बिल्कुल करीब आ गई। मैं पर्दे के दूसरी तरफ से उसकी गर्म सांस महसूस कर सकता था। तुम्हें बैज देखना है कैलेब? आवाज़ बदल गई। अब ये एक गहरी गटरल आवाज़ थी जो इंसानी गले से निकलना नामुमकिन थी। तो देखो। उसने अपने नाखून से पर्दे को धीरे से किनारे सरकाया। कांच के दूसरी तरफ मैंने जो चेहरा देखा उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो एक इंसान का चेहरा था, लेकिन वो पहना हुआ लग रहा था। त्वचा ढीली थी, जैसे एक बड़े कोट को किसी छोटे आदमी ने पहन लिया हो। आंखें आंखों के सॉकेट में सही तरह से फिट नहीं थी। एक आंख ऊपर थी, एक नीचे, और उसका मुंह एक अजीब तरह की मुस्कान में फंसा हुआ था, क्योंकि त्वचा बहुत ज्यादा तंग थी। ये चेहरा मेरा अपना चेहरा था। वो मेरा रूप लेकर खड़ा था, लेकिन एक बहुत ही भद्दी और गलत नकल के साथ। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसका मुंह इतना चौड़ा खुला कि उसके गालों की त्वचा फट गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं कैलेब हूँ, उसने मेरी आवाज में कहा, लेकिन उसके होठ हिल नहीं रहे थे। आवाज उसके गले के अंदर से आ रही थी। मैं चीखा और ट्रिगर दबा दिया। कांच टूटकर बिखर गया। गोली उसके सीने में लगी। वो पीछे नहीं गिरा, उल्टा वो हंसने लगा। वो कांच के टुकड़ों के बीच से अंदर आने लगा। उसका शरीर अजीब एंगल्स पर मुड़ रहा था, जैसे उसमें हड्डियां थी ही नहीं। मुझे भागना था। मैं सामने वाले दरवाजे से भागा। मेरी ट्रक 15 मीटर दूर खड़ी थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लगने लगी। मैं ट्रक की तरफ दौड़ा। भागो कैलेब, भागो। मेरे पीछे से आवाज आई। वो मेरा हौसला बढ़ा रही थी, हालांकि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैं ट्रक में कूदा और इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही हेडलाइट्स चली, मैंने देखा वो चीज पोर्च पर खड़ी थी। अब वो ना तो इंसान थी, ना वो जानवर। वो एक बदलता हुआ मांस का ढेर था। वो अब फिर से चारों पैरों पर आ गया। मैंने एक्सीलेटर दबाया। ट्रक धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ा। मैं डर्ट रोड पर 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। ट्रक गड्ढों में उछल रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, धूल के बादलों के बीच वो चीज दौड़ रही थी। वो ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी, चारों पैरों पर। उसकी रफ्तार 70 मील प्रति घंटा थी और उसे कोई थकान नहीं हो रही थी। उसका पीला चेहरा अंधेरे में चमक रहा था। वो चाहता तो मुझे पकड़ सकता था। वो चाहता तो ट्रक को पलट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस साथ दौड़ता रहा। खिड़की के पास आकर उसने कांच पर खटखटाया, नॉक नॉक, और फिर वो अचानक रेगिस्तान के अंधेरे में मुड़ गया और गायब हो गया। उसने मुझे जाने दिया, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक खेल था, और खेल तब तक मज़ेदार होता है जब तक वो भागता रहे। मैं शहर पहुंचा और वहीं रुक गया। मिस्टर हेडसन को कॉल किया और कहा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैंने उन्हें कोई कारण नहीं बताया। आज मैं सॉल्ट लेक सिटी में रहता हूँ, भीड़ भाड़ भरे इलाके में, लेकिन स्किन वॉकर के बारे में एक बात कही जाती है, अगर आप उसे देखते हैं तो वो आपको मार्क कर देता है। आप उसकी गंध कभी भुलाते नहीं, और वो आपकी गंध कभी नहीं भुलाता। 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 और वो आपकी गंध कभी नहीं भ
लाइन में मेरे आगे एक बड़ा आदमी खड़ा था। उसने एक ओवरकोट पहना हुआ था। जब वो पलटा तो मैंने उसकी गर्दन के पीछे देखा। वहाँ की त्वचा वैसे ही ढीली थी और उसमें एक चिप जैसा निशान था जो बालों में छिपा हुआ था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें थोड़ी अजीब थी, एक पुतली दूसरे से बड़ी थी। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी, जरूरत से ज्यादा चौड़ी। ए कैलेब, उसने कहा। बाड़ अभी भी टूटी हुई है। मैं अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गया। मैं अब कहीं भी सुरक्षित नहीं हूँ। वो रूप बदल सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, या बस में आपके बगल में बैठा कोई अजनबी। वे सिर्फ रेगिस्तान में नहीं रहते, वो हमारे बीच हैं। उन्होंने हमारी त्वचा पहन रखी है। द इटर्नल हंगर ऑफ वाइट पाइन। ठंड, असली ठंड वो नहीं होती जो आपकी त्वचा को छूती है। असली ठंड वो होती है जो आपकी हड्डियों के अंदर घुस जाती है और वहाँ बस जाती है। वो आपके खून को धीमा कर देती है, आपके विचारों को जमा देती है। और यहाँ नॉर्दर्न कनाडा के इन इलाकों में ठंड सिर्फ मौसम नहीं है, वो एक शिकारी है। मेरा नाम लियम है। मैं एक ट्रैपर हूँ। मेरा काम सर्दियों में फर के लिए जानवरों का शिकार करना है। मैं और मेरा पार्टनर रॉब पिछले 10 सालों से हर सर्दियों में वाइट पाइन रिज पर आते थे। हम जानते थे कि ये इलाका खतरनाक है, लेकिन फर की कीमत अच्छी मिलती थी। हमें लगता था कि हम तैयार हैं। हमारे पास एक मजबूत कैबिन था, इनफ राशन था और हमारी स्नो मोबाइल्स थे। लेकिन नेचर के पास हमेशा एक आखिरी पत्ता होता है। जनवरी के दूसरे हफ्ते में एक ऐसा बर्फीला तूफान आया जैसा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। हवा की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा थी। तापमान -40 डिग्री तक गिर गया था। बर्फ की दीवारों ने हमारे कैबिन को पूरी तरह से ढक दिया था। हम अंदर कैद हो गए थे। 3 दिन गुजर गए, तूफान नहीं रुका। हमारे रेडियोज डेड हो चुके थे और सारी बुरी बातें। हमारा जनरेटर खराब हो गया था। अब हम अंधेरे और ठंड में थे। हमारे पास गर्मी के लिए सिर्फ एक छोटा सा वुड स्टोव था और लकड़ियां तेजी से खत्म हो रही थी। चौथी रात रॉब का बिहेवियर बदलने लगा। वो खिड़की के पास घंटों तक खड़ा रहता, बाहर उस सफेद अंधेरे को घूरता रहता। उसने बिना मुड़े कहा, क्या तुम सुन रहे हो? मैं अपने स्लीपिंग बैग में सिकुड़ा हुआ था। क्या सुनो रॉब, सिर्फ हवा की आवाज़ ही तो है। नहीं, रॉब ने फुसफुसाते हुए कहा। हवा नहीं, कोई मेरा नाम पुकार रहा है, मेरा नाम। मैंने उसे पागलपन समझा। कैबिन फीवर एक असली चीज है। जब आप दिनों तक किसी छोटी जगह में बंद रहते हैं तो दिमाग खेल खेलने लगता है। वहाँ कोई नहीं है रॉब, सो जाओ। लेकिन रॉब नहीं सोया। वह पूरी रात बड़बड़ाता रहा। उसे भूख लग रही थी। ये अजीब था क्योंकि हमने शाम को ही अपना राशन खाया था। लेकिन वो कह रहा था कि उसका पेट खाली है, ऐसा खालीपन जो खाने से नहीं भर रहा। 5वीं रात तूफान थोड़ा थम गया, लेकिन जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो कानों में बजता है। मैं सो रहा था जब मुझे एक गंध आई। ये गंध इतनी बुरी थी कि मेरी नींद एक झटके में खुल गई। ये सड़े हुए मांस की गंध थी, गीली, पुरानी और बीमार कर देने वाली बदबू। मैंने अपनी फ्लैशलाइट जलाई। रॉब, क्या तुमने कुछ किया? रॉब का बिस्तर खाली था। कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था। बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। लानत है, मैंने चिल्लाया। मैं अपने बूट्स पहने, अपना भारी जैकेट उठाया और अपनी राइफल लोड की। रॉब बिना जूतों के सिर्फ अपने थर्मल्स कपड़ों में बाहर गया था। बर्फ पर उसके नंगे पैरों के निशान थे जो जंगल की गहराई में जा रहे थे। इतनी ठंड में वो 10 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं उसके पीछे भागा। रॉब वापस आओ, रॉब वापस आओ। जंगल डरावना लग रहा था। देवदार के पेड़
बर्फ के बोझ से झुके हुए थे, जैसे वो किसी अंतिम संस्कार में खड़े हों। चांद की रोशनी बर्फ पर पड़कर एक अजीब नीली चमक पैदा कर रही थी। मैंने करीब आधा मील तक उसके निशानों का पीछा किया। अचानक निशान रुक गए, गायब। रॉब के पैरों के निशान यहाँ तक आए थे और फिर ऐसे लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो या किसी चीज ने उसे ऊपर उठा लिया हो। तभी मैंने आवाज सुनी, लियाम मदद करो, बहुत भूख लगी है। आवाज रॉब की थी, लेकिन वो जमीन से नहीं आ रही थी, वो पेड़ के ऊपर से आ रही थी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट की बीम को ऊपर पेड़ों की चोटियों की तरफ घुमाया और मैंने उसे देखा। दो पेड़ों के बीच करीब 20 फीट की ऊंचाई पर रॉब था, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ा नहीं था। वो एक दूसरी चीज के हाथ में लटका हुआ था। वो चीज, भगवान, वो चीज, वो कम से कम 10 फीट लंबी थी। उसका शरीर इंसान के जैसा नहीं था, लेकिन भयानक रूप से पतला था। उसकी त्वचा तनी हुई थी, जिसका रंग राख जैसा ग्रे था। उसकी पसलियां त्वचा को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ घुटनों तक लंबे थे और उंगलियों के सिरों पर काले खंजरों जैसे नाखून थे। उसका सिर वो सबसे बुरा था। वो एक हिरन की खोपड़ी जैसा लग रहा था, लेकिन उस पर मांस के सड़े हुए टुकड़े लटक रहे थे। उसके सिर पर बड़े बड़े सींग थे जो बर्फ से ढके हुए थे। उसकी आंखों के सॉकेट खाली थे, लेकिन उनमें से एक पीली भूखी रोशनी चमक रही थी। वो एक विंडिगो था, भूख का अवतार। उसने रॉब को एक गुड़िया की तरह पकड़ रखा था। रॉब अभी भी जिंदा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थी। उस राक्षस ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। लियाम, उसने कहा। आवाज रॉब के गले से नहीं निकल रही थी। आवाज उस क्रीचर के सीने के अंदर से आ रही थी। वो रॉब की आवाज की नकल कर रहा था, एकदम सटीक नकल। बस उसमें एक गूंज थी, जैसे कोई गहरी गुफा से बोल रहा हो। लियाम, मुझे भूख लगी है। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मेरी मसल मेमोरी ने काम किया। मैंने राइफल का निशाना साधा और फायर किया। गोली उसके कंधे में लगी। धूल की तरह सूखा मांस उड़ा, लेकिन खून नहीं निकला। वो क्रीचर चिल्लाया नहीं, बल्कि इस पर हंसने लगा। ये हंसी हवा के झोंकों की जैसी थी। उसने रॉब को छोड़ दिया। रॉब का शरीर 20 फीट ऊपर से नीचे गिरा। एक भयानक क्रैक की आवाज आई। जब वो जमी हुई जमीन से टकराया, राक्षस पेड़ों के बीच से छलांग लगाते हुए गायब हो गए। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मेरी आंखें उसे ट्रैक नहीं कर पाई। मैं रॉब की तरफ दौड़ा। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। वो मर चुका था, लेकिन तभी जंगल के चारों तरफ से आवाज आने लगी। लियाम, लियाम, लियाम। दर्जनों आवाजें, और सब की सब रॉब की आवाज थी। कोई बाईं तरफ से बुला रहा था, कोई दाईं तरफ से। कोई हंस रहा था तो कोई रो रहा था। हड्डियों का मैरो मीठा है लियाम। एक आवाज मेरे बिल्कुल कान के पास फुसफुसाई। मैं पीछे मुड़ा और अंधाधुंध फायर किया। हाँ, कुछ नहीं था। मुझे पता था कि मैं शिकार बन चुका हूँ। वो मेरे साथ खेल रहा था। वो मुझे तकाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं डर से जम जाऊं, ताकि मेरा मांस और भी स्वादिष्ट लगे। मैं रॉब के शरीर को वहीं छोड़ने पर मजबूर था और मैं कैबिन की तरफ भागा। मेरे पीछे पेड़ों के टूटने की आवाज आ रही थी। वो पेड़ों के ऊपर से मेरे साथ दौड़ रहा था। जब मैं कैबिन पहुंचा, मैंने दरवाजा बंद किया और भारी मेज को दरवाजे के आगे खिसका दिया। लेकिन कैबिन अब सुरक्षित नहीं था। छत के ऊपर से आवाज आई, खुरच, खुरच, खुरच। वो छत पर था। वो चिमनी को सूंघ रहा था। अंदर आने दो, बहुत मीठा है। अब आवाज मेरी अपनी थी। वो मेरी आवाज की नकल कर रहा था। मैं कोने में दुबक गया, राइफल तान कर बैठ गया।
पूरी रात वो कैबिन के चारों तरफ घूमता रहा। कभी वो दीवारों पर अपने नाखून चलाता, कभी खिड़कियों पर थपथपाता। उसकी गंध, वो सड़े हुए मांस की बदबू चिमनी के रास्ते से अंदर आ रही थी और मेरा दम घोट रही थी। सुबह होते ही वो आवाज़ बंद हो गई। विंडी को सूरज की रोशनी पसंद नहीं करते। मैं जानता था कि ये मेरा एकमात्र मौका है। मैंने अपनी स्नो मोबाइल चेक की। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो पहली बार में स्टार्ट हो गई। शायद सूरज की थोड़ी सी गर्मी ने इंजन को जिंदा कर दिया था। मैंने पीछे मुड़कर कैबिन को नहीं देखा। मैंने स्नो मोबाइल को पूरी रफ्तार से दौड़ाया। 60 मील तक मैं सिर्फ बर्फ और हवा से लड़ता रहा। मुझे हर पेड़ के पीछे वो लंबा सींग वाला साया दिख रहा था। मुझे हवा में रौब की चीखें सुनाई दे रही थी। मैं आखिरकार शहर पहुंचा और मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं बच चुका था। लेकिन क्या मैं सच में बच गया था? डॉक्टर्स ने कहा कि मेरे पैरों की 2 उंगलियां ठंड से मर चुकी हैं और उन्हें काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि रॉब की मौत एक दुर्घटना थी। शायद हाइपोथर्मिया से उसकी मौत हो गई थी। मैंने उन्हें सच नहीं बताया। वो मुझे पागल खाने में डाल देते। लेकिन मैं एक बदलाव महसूस कर रहा हूँ। जब से मैं वहाँ से वापस आया हूँ, मुझे भूख बहुत लगने लगी है। मैं कितना भी खाना खा लूँ, लेकिन मेरा पेट नहीं भरता। मुझे सामान्य खाना, रोटी, सब्जियाँ, मांस, राख जैसे लगते हैं। उसमें कोई स्वाद नहीं आता। लेकिन कल जब मैं अपनी उंगली कटने के बाद बैंडेज लगा रहा था, तो मैंने अपने ही खून की एक बूंद चखी और वो दुनिया की सबसे मीठी चीज थी। मुझे डर है। मुझे डर उस राक्षस से नहीं जो जंगल में था। मुझे डर इस बात का है कि उसने मुझे काटा नहीं। शायद उसने मुझे श्राप दे दिया है। विंडिगो सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो एक वायरस है, एक भूख है जो फैलती है। अब सर्दियां फिर से आ रही हैं और जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे शहर की स्ट्रीट लाइट्स के बीच एक लंबा सींग वाला साया दिखता है। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, या शायद वो मुझे अपना सक्सेसर बनते हुए देख रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा पड़ोसी मुझे बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। द अनरजिस्टर्ड बैच। जंगल का एक अपना कानून होता है। हम फॉरेस्ट ऑफिसर्स सिर्फ उस कानून के गवाह होते हैं, उसके रक्षक नहीं। हम वर्दियाँ पहनते हैं, बैज लगाते हैं और सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं। लेकिन जब सूरज ढलता है और रेडियो पर स्टैटिक के अलावा कुछ नहीं आता, तब आपको पता चलता है कि जंगल आपकी वर्दी की कोई इज्जत नहीं करता। मेरा नाम सिलियस है। मैं वॉशिंगटन स्टेट के ब्लैकवुड नेशनल फॉरेस्ट में एक सीनियर रेंजर हूँ। मेरा काम उन इलाकों की गश्त करना है जहाँ पर विजिटर्स आमतौर पर नहीं जाते। डीप वुड्स जहाँ के पेड़ इतने पुराने हैं कि उन्होंने इस देश को बनते हुए देखा है। पिछले हफ्ते मुझे सेक्टर 4 में भेजा गया था। ये एक प्रतिबंधित इलाका है जिसे डेड जोन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रेडियो सिग्नल्स अक्सर काम नहीं करते। मेरा काम बस इतना था कि मैं वहाँ पर लगे ट्रेल कैमरास, जो जानवरों की निगरानी करने वाले कैमरास हैं, उनके एसडी कार्ड्स बदलूं और वापस आ जाऊं। मैं अपना ट्रक लेकर उस कच्ची सड़क पर पहुंचा जहां से जंगल शुरू होता है। बारिश हो रही थी। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की वो बारिश, ठंडी बारिश जो हड्डियों तक घुस जाती है। मैंने ट्रक पार्क किया और पैदल निकल पड़ा। जंगल पूरी तरह से खामोश था। अजीब तरह की खामोशी थी। न ही पक्षियों की चहचहाहट थी और न ही हवा की सरसराहट। सिर्फ मेरे बूट्स की कीचड़ में थप-थप की आवाज आ रही थी। पहले 2 कैमरे ठीक थे, उनमें हिरन और कभी कभी एक काला भालू दिखाई दिया था। सब कुछ काफी ज्यादा सामान्य था। लेकिन जब मैं तीसरे कैमरे के पास पहुंचा, जो एक गहरी खाई के पास एक पुराने देवदार के पेड़ पर लगाया गया था, तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। कैमरे का स्ट्रैप ढीला था और कैमरा पेड़ की गलत तरफ पर मुड़ा हुआ था। वो जानवरों के रास्ते की तरफ नहीं,
बल्कि घने और अंधेरे जंगल की तरफ देख रहा था। मैंने कैमरा खोला और उसकी छोटी स्क्रीन पर फोटो चेक करने लगा। पहली कुछ तस्वीरें खाली थी, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। लेकिन फिर एक फोटो ने मुझे रोक दिया। टाइम स्टैम्प आज सुबह के 2 बजे। फोटो में एक फिगर थी, वो कैमरे के सामने खड़ी थी। उसने एक फॉरेस्ट रेंजर की वर्दी पहनी हुई थी। वही हरा कोट, वही खाकी पैंट, उसके सिर पर एक चौड़ी किनारे वाली हैट थी। मेरा पहला थॉट था, क्या कोई और रेंजर यहाँ पर गश्त पर है? मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैंने अगली फोटो देखी। 2:01 पर जिसे कैप्चर किया गया था, वो फिगर कैमरे के करीब आ गई थी। अब मैं उसका बैज देख सकता था, लेकिन बैज पर कोई नाम नहीं था। वो सिर्फ एक धातु का जंग लगा हुआ टुकड़ा था और उसका चेहरा फ्लैश की तेज रोशनी में, उसका चेहरा सफेद था, एकदम चिकना। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, कोई मुंह नहीं, बस एक पुतले जैसा सपाट चेहरा। लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि वो अपनी उंगलियों से चुप रहने का इशारा कर रहा था। उसकी इंडेक्स फिंगर जहां पर उसका मुंह होना चाहिए था, वहां पर रखी हुई थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत SD कार्ड निकाला और अपनी जेब में रख लिया। कौन है वहाँ? मैंने जंगल में आवाज दी। मेरा हाथ मेरी ग्लॉक 17 पिस्तौल पर था। कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरे रेडियो पर एक आवाज आई, क्लिक। ऑफिसर डाउन, सेक्टर 4, ऑफिसर डाउन। ये मेरी अपनी आवाज थी, वो कोड जो हम मुसीबत में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं तो ठीक था, मैं तो बोल भी नहीं रहा था। डिस्पैच, ये यूनिट 7 है, क्या आप कॉपी कर रहे हैं? मैंने रेडियो में चिल्लाया। रेडियो से सिर्फ मेरी ही आवाज वापस आई, एक लूप में। ऑफिसर डाउन, ऑफिसर डाउन, ऑफिसर डाउन। और फिर वो आवाज बदलने लगी। वो अब मेरी आवाज नहीं थी, वो एक गीली गटरल आवाज थी, जैसी कोई गले में खून भरकर बोल रहा हो। इलियास, तुम ट्रेसपासिंग कर रहे हो। इसे सुनकर मैं समझ गया कि अब मुझे भागना है। मैं वापस ट्रक की तरफ मुड़ा, लेकिन रास्ता पहले से बदल चुका था। जिस रास्ते से मैं आया था, वहां पर पेड़ों की एक घनी दीवार खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे पेड़ मेरे पीछे चलकर रास्ता बंद कर रहे थे। शांत रहो सिलियस, मैंने खुद को आदेश दिया। कंपास यूज करो। मैं झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। अचानक मुझे एक गंध आई, फॉर्मल्डिहाइड और पुराने कपड़ों की गंध। मैं एक छोटी सी क्लियरिंग में पहुंचा। वहां जो मैंने देखा, उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वहां एक रेंजर स्टेशन बना हुआ था, लेकिन ये लकड़ी या ईंटों का नहीं था। ये हड्डियों और पुराने सड़े हुए कपड़ों से बना हुआ था। दीवारें हिरन और भालू की पसलियों से बनी हुई थी, जो आपस में गुथी हुई थी। और छत उन दर्जनों रेंजर जैकेट से बनी हुई थी, जो सालों से गायब हुए ऑफिसर्स की रही होंगी। और उस ढांचे के अंदर एक मेज के ठीक पीछे वो बैठा हुआ था, वो फिगर जो मैंने फोटो में देखी थी। वो कम से कम 7 फीट लंबी थी। उसकी वर्दी उसके शरीर पर तंगी थी और जगह जगह से फटी हुई थी। जहां से उसका पीला मोम जैसा मांस दिख रहा था, वो एक लॉग बुक में कुछ लिख रहा था। उसके हाथ में पेन नहीं था। वो अपनी लंबी नुकीली उंगली से कागज पर खरोंच रहा था। जैसे ही मैंने कदम पीछे खींचा, एक सूखी टहनी मेरे पैर के नीचे टूट गई। कड़क। उस चीज ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा अभी भी सपाट था, लेकिन अब जहां मुंह होना चाहिए था, वहां त्वचा बीच से फटने लगी। एक वर्टिकल चीरा खुला। परमिट, उसने कहा। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। एक रेंजर की आधिकारिक टोन की एक भयंकर पैरोडी थी। अपना परमिट दिखाओ। वो अपनी मेज के पीछे से खड़ा हुआ। उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और फायर किया। गोलियां उसके सीने में लगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वर्दी में छेद से खून नहीं निकला, बल्कि एक काला तारकोल जैसा तरल पदार्थ बहने लगा।
वायोलेशन, वो चिल्लाया। सेक्शन 9, असॉल्ट ऑन ए ऑफिसर। वो मेरी तरफ दौड़ा। उसकी रफ्तार डरावनी थी। वो जमीन पर दौड़ नहीं रहा था, वो पेड़ों के बीच से बह रहा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं कांटों और झाड़ियों की परवाह किए बिना ट्रक की दिशा में दौड़ा। मेरे पीछे से सायरन की आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये पुलिस सायरन नहीं था। ये वो चीज़ अपने गले से निकाल रही थी, एक जैविक सायरन जो किसी जानवर की चीख जैसा था। मैं सड़क पर पहुंचा। मेरे ट्रक वहीं थे। मैं अंदर कूदा, चाबी घुमाई और एक्सेलेरेटर पर कदम जमा दिया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने साइड मिरर में देखा। वो चीज़ जंगल के किनारे पर खड़ी थी। उसने अपनी हैट ठीक की और अपनी नोटबुक में कुछ नोट किया, जैसे उसने मेरा नंबर प्लेट नोट किया हो। मैं बेस पर वापस आया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने बस इतना कहा कि मैं बीमार हूँ और मैंने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। मैं अब इस शहर में काम करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा केस बंद नहीं हुआ है। कल मुझे अपनी मेल बुक में एक लिफाफा मिला। उस पर कोई पोस्ट स्टैंप नहीं था। वो मिट्टी और देवदार की पत्तियों से गंदा था। अंदर एक कागज का टुकड़ा था। वो किसी जानवर की खाल जैसा लग रहा था। उस पर एक खुरदुरी लिखावट में लिखा था, तिलास मिलर, ऑफेंस लिविंग द पोस्ट बिफोर ड्यूटी एंड्स, पेनल्टी कॉन्फिस्टिकेशन ऑफ बॉडी। और नीचे तारीख कल की थी। मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रहा हूँ। सड़क के पार स्ट्रीट लाइट के नीचे एक फिगर खड़ी है। उसने एक रेंजर की वर्दी पहनी हुई है। वो हिल नहीं रही। जंगल ने अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। अब कंक्रीट का जंगल भी उसका है और मेरी शिफ्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगीं? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही कहानियों के साथ अगली वीडियो में।